डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के यूनिट 4 का लेक्चर 3 देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखा था। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे कि दोनों ही मैट्रिक्स के डायमेंशन सेम है। अगर एक मैट्रिक्स का डायमेंशन n क्रॉस n है, दूसरे भी मैट्रिक्स का डायमेंशन n क्रॉस n होगा। तो जो हमारी कन्वेंशनल एल्गोरिथम होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 3 लूप्स चलाते हैं और इन 3 लूप्स के बेसिस पे हम लोग अपने मैट्रिक्स के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो जो पहला हमारा आउटर लूप होता है आई का, वो हमारे पास ए के रो को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के भी रो को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा लूप है वो हमारी दूसरी मैट्रिक्स बी के कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम को भी रिप्रेजेंट करता है। जो थर्ड लूप है हमारे पास वो है हमारे पास के का लूप। ये के का लूप हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स यानी ए के कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और हमारे दूसरे मैट्रिक्स बी के रो को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग 3 लूप्स में अपने मैट्रिक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। अब ये तो एल्गोरिदम है जो कि हमारे मैट्रिक्स को एज अ होल लेकर के चलता है। हमारे पास एक अप्रोच इसका ये हो सकता है कि हम मैट्रिक्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो हम कुछ यहाँ पर n बाई क्यू इंटू n बाई क्यू को ले सकते हैं, जहाँ पे ये ब्लॉक को डिफाइन करेगा, यानी ब्लॉक्स में डिफाइन करेगा। ब्लॉक्स में क्या है कि जो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो लॉजिक है वो लॉजिक आपकी सेम होगी, लेकिन हम लोग यहाँ ब्लॉक्स को कंसिडर करेंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, दोनों ही 4 क्रॉस 4 की हैं, ए और बी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि जो हमारे पास 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है उनको 4 ब्लॉक्स में तोड़ दिया गया। हर ब्लॉक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ए को देखें तो यहाँ A1 ब्लॉक, A2 ब्लॉक, A3 ब्लॉक और A4 ब्लॉक। A1 2 क्रॉस 2 का है, A2 भी 2 क्रॉस 2 का है, A3 भी 2 क्रॉस 2 का है और A4 भी। इसी तरह से बी में आप देखिए तो इसको हमने 4 ब्लॉक्स में तोड़ने की कोशिश की है। B1 ब्लॉक, B2 ब्लॉक, B3 ब्लॉक और B4 ब्लॉक, और ये चारों ही 2 क्रॉस 2 की है। तो यहाँ पे अगर हम समराइज़ करें तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, A1, A2, A3, A4। इसी तरह से बी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, B1, B2, B3, B4। अब जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन, वो किस तरह से परफॉर्म होगा। इस A1 मैट्रिक्स को हम लोग B1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर A2 मैट्रिक्स को B3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेंगी उनका हम सम निकाल लेंगे। तो हमें ये एक ब्लॉक मिल जाएगा जो कि अगेन किसका होगा, 2 क्रॉस 2 का होगा, क्योंकि A1 हमारा 2 क्रॉस 2 का है, B1 2 क्रॉस 2 का है। तो जो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पे सब मैट्रिक्स आएगी वो किसकी आएगी, 2 क्रॉस 2 की आएगी। इसी तरह से हम लोग इस सब मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, A1 ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, फिर A2 ब्लॉक को मल्टीप्लाई करेंगे B4 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें एक सब मैट्रिक्स मिलेगी और यहाँ पे एक सब मैट्रिक्स मिलेगी, और फिर अगेन हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे फिर एक मैट्रिक्स हमें मिलेगी जो कि हमारे पास इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। तो इसी तरह से हम लोग नीचे के लिए परफॉर्म करेंगे। A3 सब मैट्रिक्स को हम लोग B1 सब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और A4 सब मैट्रिक्स को हम लोग B3 सब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस आएंगी उनको हम सम कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ का एक सब मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। और फाइनली हम लोग A4 को हम लोग B4 से मल्टीप्लाई करेंगे, A3 को हम लोग B2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको सम करेंगे तो हमें एक यहाँ का सब मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये रिज़ल्ट वही आएगा जो हम लोग ओवरऑल मैट्रिक्स को लेकर के मल्टीप्लाई करें और इन्हें हम ब्लॉक्स में डिवाइड करें, तो हमें सेम रिज़ल्ट मिलेगा। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स हैं उनको हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर इस
सिनेरियो में अगर हम लोग इसे पैरेलल करना चाहें तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि हम लोग अपने मैट्रिक्स को ब्लॉक्स में डिवाइड करके उन ब्लॉक्स को हम लोग अलग अलग प्रोसेसर्स को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आपकी 4x4 की है और हम इसको 2x2 के सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखें 2x2 के सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने इन मैट्रिक्स के ब्लॉक्स को अलग अलग प्रोसेसर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 प्रोसेसर लें, हमने ये कहा कि इस ब्लॉक को हमने एक प्रोसेसर को दे दिया, इस ब्लॉक को हमने दूसरे प्रोसेसर को दे दिया, इस ब्लॉक को हमने तीसरे प्रोसेसर को दे दिया और इस ब्लॉक को हमने चौथे प्रोसेसर को दे दिया। सेम वे में हम लोगों ने मैट्रिक्स बी को भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। B1 ब्लॉक को हमने एक प्रोसेसर को दिया, B2 ब्लॉक को दूसरे प्रोसेसर को, B3 को तीसरे प्रोसेसर को और B4 को चौथे प्रोसेसर को दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हर ब्लॉक अलग अलग सब मैट्रिसेस को ले रहा है, चाहे वो ए को हो चाहे बी को हो, तो वो दोनों ही मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे से शेयर होंगी हर प्रोसेसर्स के साथ। जैसे कि A1 सब मैट्रिक्स अगर यहाँ पर है तो वो शेयर होगा अपने बगल वाले प्रोसेसर के साथ। इसी तरह से अगर A2 सब मैट्रिक्स इस प्रोसेसर के पास है तो वो इस सब प्रोसेसर के साथ शेयर होगा। इसी तरह से अगर B1 यहाँ पर है तो B1 इस प्रोसेसर के साथ शेयर होगा और B3 यहाँ पर है तो वो ऊपर वाले प्रोसेसर के साथ शेयर होगा। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ शेयरिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ A1 और B1, A2, B2 एंड A3, B3, A4, B4 परफॉर्म होंगे, क्योंकि इन ब्लॉक्स की ज़रूरत हमें अलग अलग प्रोसेसर्स में हो रही है। तो शेयरिंग ऑफ ब्लॉक्स जो है अप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनके पास इनफ मेमोरी होनी चाहिए कि वो एक बार में एक से ज़्यादा ब्लॉक्स को स्टोर करा सकें। हम लोग ब्लॉक डिवीज़न की मदद से पैरेलल एल्गोरिथम बना सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, जहाँ पे हमारे पास अगर p प्रोसेसर्स हैं तो हम लोग जो सब मैट्रिक्स का डायमेंशन रखेंगे वो n/√p क्रॉस n/√p का रखेंगे। एक्चुअली में हमें करना क्या है कि इन n वैल्यूज़ को हमें p प्रोसेसर्स में डिवाइड करना है, यानी कि हर को n/p वैल्यूज़ देनी है। तो उस केस में अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास n/p कैसे होगा, n/√p क्रॉस n/√p डायमेंशन से है। तो यहाँ पर p जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए अगर हम पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से करना चाहते हैं। पर जैसा कि डिस्कस किया कि इसका ड्रॉबैक क्या है कि हमारे पास एनफ मेमोरी हो कि हमारा प्रोसेसर एक बार में 2 ब्लॉक्स स्टोर करा सके। नेक्स्ट हम लोग कैनन्स एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। कैनन एल्गोरिथम में हर प्रोसेसर्स या तो सिंगल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी स्टोर करेगा या तो ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी स्टोर करता है, शिफ्टिंग परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और फिर अगेन वैल्यूज़ की शिफ्टिंग को परफॉर्म करता है। ये शिफ्टिंग हमारी सर्कुलर मैनर में होती है। यहाँ पर कोई भी प्रोसेसर वैल्यूज़ को कैलकुलेशन के बाद होल्ड नहीं करता, आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरह से उसका वैल्यूज़ को रिसीव करना, कैलकुलेशन परफॉर्म करना, आगे फॉरवर्ड कर देना उसे एक मेमोरी एफिशिएंट एल्गोरिथम में कन्वर्ट करता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम पे चलते हैं। सपोज करिए आपके पास n क्रॉस n की 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B और आपके पास n क्रॉस n में प्रोसेसर अरेंज है। तो सपोज करिए आपके पास यहाँ पर एक प्रोसेसर है जिसने A की एक वैल्यू को स्टोर किया है और B की एक वैल्यू को स्टोर किया है। इसी तरह से दूसरा प्रोसेसर है A के 0,1 के वैल्यू को स्टोर कर रहा है, B के 0,1 की पोजीशन की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। इसी तरह से हर प्रोसेसर ने सेम पोजीशंस के A और B की वैल्यूज़ को स्टोर करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा शिफ्टिंग ऑफ वैल्यूज़। अभी कैसे होगा देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला रो है तो पहले रो में जितने भी प्रोसेसर्स लगे होंगे वो अपनी ए की वैल्यूज़ में कोई भी शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं करेंगे। इसी तरह से
जब आप दूसरे रो के प्रोसेसर्स में जाएंगे तो ये यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे, वो भी सर्कुलर शिफ्ट। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि A10 की वैल्यू जो यहाँ पे थी वो बेसिकली शिफ्ट हुई। तो ये A10 की वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास आ रही है वो रोटेट हो करके यहाँ पर आ जाएगी। तो जो रेड वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हो वो रोटेट हो करके वैल्यूज़ आएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो A11 की वैल्यू थी वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फिर A12 की जो वैल्यू यहाँ थी वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और A13 की जो वैल्यू है यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो सेकेंड रो में जो शिफ्टिंग है वो आपका एक वैल्यू बेसिस पे शिफ्टिंग हुई, यानी फर्स्ट रो में कोई भी शिफ्टिंग नहीं हुई, दूसरे में आपका एक स्टेप शिफ्टिंग हुई या एक वैल्यू शिफ्टिंग हुई। जब आप तीसरे रो में जाएंगे तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ की शिफ्टिंग होगी, यानी दो वैल्यूज़ का सर्कुलर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए A20 और A21 ये दो वैल्यूज़ आएंगी जो सर्कुलरली इन प्रोसेसर्स पे जाएंगे, यानी A20 यहाँ पर आएगा और A21 यहाँ पे आएगा। इसी तरह से थर्ड रो में यहाँ पे तीन वैल्यूज़ की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो 0, 1, 2 और 3 अगर हम 0 से इंडेक्सिंग माने तो 0 रो में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, फिर फर्स्ट रो में एक ही शिफ्टिंग, सेकेंड रो में दो की शिफ्टिंग, थर्ड में तीन की शिफ्टिंग हुई। जब आपके पास रो वाइज ए की शिफ्टिंग हो जाएगी, फिर कॉलम वाइज बी की शिफ्टिंग करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने 0th रो में या फर्स्ट रो में अगर हम इंडेक्सिंग 1 से मांगे तो फर्स्ट रो में अगर इंडेक्सिंग 0 लेते हैं तो 0th रो में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई थी। इसी तरह से 0th कॉलम में कोई भी बी की वैल्यू की शिफ्टिंग नहीं होगी। जब हम सेकेंड कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक वैल्यू आपकी शिफ्ट होगी अपवर्ड साइड में, और यहाँ पर जो वैल्यू आपकी फर्स्ट प्रोसेसर की वैल्यू है वो उसके लास्ट प्रोसेसर की वैल्यू बन जाएगी, यानी ये जो B01 है वो वैल्यू कहाँ पर आएगी, इस लास्ट प्रोसेसर में आएगी। इसी तरह से जब आप नेक्स्ट कॉलम में जाओगे तो ये आपका 0, 1 और ये 2, तो ये आपका सेकेंड कॉलम में क्या होगा, जो वैल्यूज़ आपकी शिफ्ट होंगे वो दो की होगी। इसी तरह से थर्ड कॉलम में जब आप जाएंगे तो जो वैल्यूज़ होंगी वो की तीन की शिफ्टिंग होगी, और होंगी क्या, सर्कुलर शिफ्ट। जैसे B101 है आपका, सॉरी B01 है वो यहाँ पर आ गया। इसी तरह से B12 और B02 आपके यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इसी तरह से B23, B13 और B03 इस तरह से शिफ्ट होकर के यहाँ पे प्लेस हो गया। जब ये शिफ्टिंग परफॉर्म हो जाएगी, यानी पहला शिफ्ट जो हमारा स्टेप है वो परफॉर्म हो गया, तो अब जो वैल्यूज़ इनके पास आएंगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आप जब नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो देखो यहाँ पे शिफ्टिंग के बाद जो वैल्यूज़ हैं, देखिए A00 और B00 जो फर्स्ट स्टेप शिफ्टिंग के बाद हुई है। इसी तरह से दूसरे प्रोसेसर में A01, B11, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो वैल्यूज़ शिफ्ट होकर के आई हैं तो A के कॉलम की वैल्यू और B के रो की वैल्यू सेम होगी। इसी तरह से A02, B22, इसी तरह से A03, B03। तो आप किसी भी प्रोसेसर में देखोगे तो वहाँ पर जो आपके रो और कॉलम की वैल्यूज़ हैं वो आपको इक्वल दिखाई देंगी शिफ्टिंग के बाद। तो जब फर्स्ट टाइप ऑफ शिफ्टिंग हो जाएगी, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे थे, सेकेंड में एक का, दूसरे दो का, तीन का, इस तरह से जब शिफ्टिंग कर रहे थे, तो उस शिफ्टिंग के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे वो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू होगा, उस नेक्स्ट में एक एक की शिफ्टिंग परफॉर्म होती रहेगी। तो अगर हम देखेंगे मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ के लिए तो हम लोग इस तरह से लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म करेंगे, और अगर हम बी की वैल्यूज़ के लिए देखेंगे तो वही हमारे पास अपवर्ड सर्कुलर शिफ्टिंग परफॉर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक एक वैल्यू शिफ्ट होंगी, मल्टीप्लाई होंगी और पूरा प्रीवियस वैल्यू से सम हो जाएंगे। फिर एक वैल्यू फिर शिफ्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी और आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, और हर बार मल्टीप्लिकेशन के साथ प्रीवियस वैल्यू के साथ सम अप होता जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ पहले हम प्लेस कर देंगे जिस सेम इंडेक्स पोजीशन की वैल्यूज़, उसके बाद
इस तरह की शिफ्टिंग परफॉर्म होगी, यानी पहले में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, दूसरे में 1 की, तीसरे में 2 की, इसी तरह से शिफ्टिंग परफॉर्म होगी। और फिर जब शिफ्टिंग ये परफॉर्म हो जाएगी तो हर कॉलम अपनी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद फिर एक एक की शिफ्टिंग परफॉर्म होगी आपकी रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों, वो भी सर्कुलर शिफ्ट में। तो हर प्रोसेसर के पास 2 वैल्यूज़ आएंगे, उनको वो मल्टीप्लाई करेगा और अपनी प्रीवियस वैल्यू के साथ सम कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समराइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इन डायग्राम्स में जो वैल्यूज़ की शिफ्टिंग हो रही, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो वैल्यूज़ हमें बेसिकली किसी भी कॉलम के कैलकुलेशन के लिए चाहिए वो वैल्यूज़ हमको शिफ्ट होते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी आपका प्रोसेसर किसी भी वैल्यू को होल्ड करके नहीं रख रहा है, वो आगे मूव कर रहा है। वो करता क्या है, जो भी वैल्यूज़ आती है उनको कैलकुलेट करके अपनी प्रीवियस वैल्यू के साथ खत्म करा के आगे फॉरवर्ड कर लेता है। तो वो एक बार में एक सिंगल वैल्यू को से ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहा है। अगर हम ब्लॉक ऑफ वैल्यू से करेंगे तो, या हम कहें कि नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है, तो उस केस में हम लोग ग्रैनुअलिटी बढ़ाएंगे। ग्रैनुअलिटी मतलब हमारे पास जो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ज़्यादा हो जाएंगे, वो हम सब मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे। तो इस केस में भी कोई भी प्रोसेसर एक बार में केवल सिंगल ब्लॉक ही स्टोर करके रखेगा, 2 ब्लॉक स्टोर करके नहीं रखेगा। अगर वो किसी दूसरे ब्लॉक को रिसीव भी करता है तो कैलकुलेशन परफॉर्म करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह से हम लोग एक मेमोरी एफिशिएंट एल्गोरिदम यहाँ पे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनन एल्गोरिदम।